अच्छा, ये प्रेजेंटेशन है जी मेरी। और सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है ये थर्ड सेमेस्टर प्रेजेंट जो तीसरे सेमेस्टर की प्रेजेंटेशन थी। और इसमें जो कुछ भी मैंने डाला है इस प्रेजेंटेशन के अंदर, जो कंटेंट मौजूद है वो सारे के सारे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। डिटेल्स एंड डिस्कशंस नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट इक्वेशंस लिखी गई हैं और उनको, ये तो मैंने अपने हिसाब से बनाई थी, उनको मैंने एज इट इज़ वहाँ पे जाके प्रेजेंट करना था। ये इक्वेशन है और इसके अंदर ये वेरिएबल्स और उनका ये मतलब है, ठीक है। अब आपका मुझे नहीं पता कि प्रोजेक्ट क्या है और आपने इसके अंदर डीएफटी को किस हिसाब से इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आपने इस प्रेजेंटेशन को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना है। वो खैर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से एडजस्ट करना है उसे। तो ये मेरा था लिथियम आयन बैटरीज पे, ये उसकी बेसिक्स हैं कुछ, और यहाँ से शुरू हो रहा है ये डेंसिटी फंक्शन थ्योरी, ठीक है जी। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, ये मोटिवेशन है और ये है श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर मैनी बॉडी प्रॉब्लम। अच्छा, डीएफटी का सबसे पहले जो आगाज था वो श्रोडिंगर इक्वेशन से हुआ था और उसने श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर मैनी बॉडी प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करवाई थी। और हम ये चाहते थे कि इस श्रोडिंगर इक्वेशन को उसने सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम श्रोडिंगर इक्वेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी, और हम चाहते थे कि इस सिंगल इलेक्ट्रॉन श्रोडिंगर इक्वेशन को मैनी बॉडी प्रॉब्लम के लिए यूज करें, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो श्रोडिंगर इक्वेशन उसके लिए वैलिड होगी, लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो टू इलेक्ट्रॉन है या मैनी बॉडी सिस्टम आ गया तो तब श्रोडिंगर इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी। तो तब हमें इस इक्वेशन को किसी भी तरीके से मॉडिफाई करके उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब जो डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी है इसके अंदर हम मटेरियल साइंस के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करते हैं, क्योंकि अब मटेरियल साइंस में जब हम बल्क की बात करते हैं या टू डायमेंशनल मटेरियल की बात करते हैं तो उसमें बेशुमार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो तब हम श्रोडिंगर इक्वेशन किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ये उसका आगाज है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर मैनी बॉडी प्रॉब्लम, तो ये सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए थी श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। ये उसका हैमिल्टोनियन है, ये वेव फंक्शन है, जिस तरह सिंपल इक्वेशन लिखी जाती है। तो हैमिल्टोनियन को वेव फंक्शन से हम एक्ट करवाते हैं तो ये हमारे पास एनर्जी आती है और ये उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास वेव फंक्शन आ जाता है, ठीक है जी। श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ये लिखी थी। अच्छा, अब श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन एज, तो अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो फिर इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी। अब हैमिल्टोनियन जो टोटल होगा, ठीक है, मतलब जो ये वाली टर्म है ये हैमिल्टोनियन है, उसको मैंने यूं लिख दिया टोटल हैमिल्टोनियन, ये किसके इक्वल होगा, ये वेव फंक्शन पे। मतलब अब भी इक्वेशन वही है कि मतलब हैमिल्टोनियन को मैंने वेव फंक्शन के ऊपर एक्ट करवाया तो मेरे पास ये एनर्जी मिली है और वही वेव फंक्शन मेरे पास दोबारा से मिल गया है, ठीक है। तो अब लेकिन जो ये चीज है ये वाली, इस चीज की सारी आगे मतलब पूरे का पूरा डिटेल है इसकी, इसका भी मौजूद है कि हैमिल्टोनियन टोटल क्या चीज़ है। अभी हम इसे डिस्कस करेंगे कि ये जो टोटल है वो ये वाला हैमिल्टोनियन है, ठीक है। इससे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं ये एक्स आई और आर एन क्या चीज़ है। जो एक्स आई है ये स्पेशल एंड स्पिन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब ये इसका ये मतलब है कि जब भी पूरे सिस्टम पे मतलब हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी डील करना है, न्यूक्लियस के साथ भी डील करना है, अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के इंटरेक्शन के साथ भी डील करना है, फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन के साथ भी डील करना है, और फिर न्यूक्लियस न्यूक्लियस के इंटरेक्शन के साथ भी हमने डील करना है। तो उस वक्त मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने ये कंडीशंस जो है अभी आपको बताई है। तो उस वक्त अब देखें कि अब इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव भी मतलब स्पिन भी मोशन भी करते हैं और ऑर्बिट के अराउंड भी घूमते हैं, तो उनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो दो तरह से डिफाइन किए जाएंगे। सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको हम स्पेशल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं और दूसरे स्पिन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। स्पिन कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं तो उनके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स जनरेट होते हैं, या गूगल से देख लीजिएगा, मुझे यहाँ पे एक्जैक्टली याद नहीं है कि वो क्या कोऑर्डिनेट्स। और जब वो अपनी जगह भी बदलते हैं, मतलब जाहिर बात है वो सर्कल के अंदर जब न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट रिवॉल्व कर रहे हैं तो उस वक्त हर पोजीशन पे उनकी मतलब हर लम्हे हर सेकंड के बाद उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। तो उस वक्त भी जो कोऑर्डिनेट्स ऐसे होने चाहिए कि जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स बता सके, उनकी पोजीशन को बता सके, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स। मतलब ये स्पेस से, अब यूँ समझ लें कि ये स्पेस से लफ्ज निकला स्पेशियल, ठीक है जी। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन के। अब न्यूक्लियस के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, न्यूक्लियस के सिर्फ स्पेशल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो अब इनको हम यूँ ज्यूम करते हैं कि वो न्यूक्लियस जो है वो स्टेशनरी है अपनी जगह पे, और वो उनके सिर्फ स्पेशल कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब उनके दो स्पिन कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे, उनके जो न्यूक्लियस है उनके स्पेशल कोऑर्डिनेट्स ही एग्जिस्ट करेंगे।
अब इनकी एग्जैक्ट रीज़न जो है ये आपको डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, या कहीं गूगल वगैरह से, नोट्स वगैरह से, क्योंकि यहाँ पर भी ये जो आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी ये आपको एग्जैक्टली एज इट इज़ आप इनसे हेल्प नहीं ले सकते। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे खुद भी पढ़नी पड़ेंगी, या आपको लेक्चर वगैरह सुनना पड़ेगा, या आपको नोट्स वगैरह से देखने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो फिर आपको इनकी कुछ कुछ समझ आना शुरू हो जाएगी। तो अदरवाइज सिर्फ अगर ये आप सुनेंगे यहाँ पे ऑडियो लेक्चर, तो इससे आपके लिए मुश्किल होगा, मतलब सिर्फ डिफेंस को प्रेजेंट करना वो आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप वो तो एग्जैक्टली जाके बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई सवाल पूछा गया आपसे तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सी तैयारी इसके अलावा भी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो इन दोनों के बारे में आपने ये देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हम एच टोटल पे आ जाते हैं। जो टोटल है ये हैमिल्टोनियन है। हैमिल्टोनियन कौन सा है? अच्छा, अब ये देखें कि ये हैमिल्टोनियन यहाँ पे है कि जो पहली टर्म है यहाँ पे फर्स्ट, ये 5 टर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, और ये वाली टर्म 5वीं है। अच्छा, अब ये अगर आप अज्यूम करें कि आपके पास सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है, तो अभी आप देखें जो पहली टर्म है ये काइनेटिक एनर्जी, मतलब 2 एटम आपके पास मौजूद है। अच्छा, अब जो पहली जो टर्म है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जिसमें डेल ऑपरेटर आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन वाली होगी काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, एक एन यूज किया जा रहा है और एक एम इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो एन कौन सा है? ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और एम आपने याद रखना है न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये जो पहली टर्म है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 एटम है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो है इलेक्ट्रॉन्स की। जो दूसरी टर्म है ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई। ठीक है, इसके अंदर भी डेल ऑपरेटर आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई किस तरह हमें पता चलेगा? ये एम से, एम न्यूक्लियस और एन इलेक्ट्रॉन्स। जो तीसरी टर्म है ये वाली, तीसरी टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये बेसिकली बता रही है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये वो टर्म है। जो फोर्थ टर्म है ये वाली, ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कोलम्बिक रिपल्शन पोटेंशियल है। ठीक है, मतलब 2 एटम के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल कर रहे हैं तो उनका जो पोटेंशियल होगा वो टर्म भी इंक्लूड की जाएगी। और एम कौन सी है? ये 2 न्यूक्लियाई का आपस में रिपल्सिव पोटेंशियल है। ठीक है, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस के जब करीब आएगा तो आपस में रिपल्शन होगी। तो ये 5 टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी। तो ये वाला जो हैमिल्टोनियन है पूरे के पूरे सिस्टम का एच टोटल ये किसके इक्वल होगा? इन 5 टर्म्स के। और बाकी जो ये वाला है सिस्टम, मतलब जो वेव फंक्शन है, ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है? 2 कोऑर्डिनेट्स के, मतलब पूरे सिस्टम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स, और पूरे सिस्टम के जितने न्यूक्लियस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, तो इस तरह से ये इक्वेशन का ये मतलब बनता है। बाकी ये represents the wave function of a whole system, and H total represents the Hamiltonian of the system. So this is a large dimensional problem and this is impossible to get the exact solution of Schrodinger equation. अब ये बहुत बड़ा large dimensional problem बन गया है, और इसको Schrodinger equation की मदद से solve करना वो impossible है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि अभी तक हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया गया और उसके सिस्टम्स को डिस्कस किया गया। अब अगर हमारे पास एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के सिस्टम को अभी तक मैनुअली सॉल्व नहीं किया जा सका बाई हैंड। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा इसके प्रॉब्लम, मतलब वो टर्म्स बनती हैं, उनकी इंटीग्रेशन बनती है, उनके वो सारे का सारा मैथमेटिक्स बनता है कि इसको आप बाई हैंड या कन्वेंशनल मेथड से रिटर्न वो नहीं आप सॉल्व कर सकते। ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपके पास मिसाल के तौर पर कार्बन है, कार्बन एक का भी एक एटम है, दूसरा भी कार्बन का एटम है, तो अब ये देखें कि उसके ऑटोमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे कार्बन के ऑटोमोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उन दोनों के प्रॉब्लम को डील करना, मतलब मैनुअली सॉल्व करना ये इम्पॉसिबल है। तो इस चीज़ का ये मतलब है। इसके बाद हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें, और इसको रिड्यूस करने के लिए हम जो अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, जो और उनमें सबसे पहली अप्रोक्सीमेशन आती है बॉर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, इस अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करते हैं, हम न्यूक्लियस को पूरे के पूरे प्रॉब्लम से एलिमिनेट कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि जो न्यूक्लियस हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं, स्टेशनरी होते हैं, वो मूव नहीं करते। ठीक है, उनके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ वो मूव करते हैं। अब ये इसलिए ज्यूम किया गया क्योंकि न्यूक्लियस की जो मूवमेंट है वो विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है। आप यूं कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन द मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस, सो वी कैन निग्लेक्ट द मोशन ऑफ न्यूक्लियस
एंड द प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू जस्ट ओनली हैमिल्टोनियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के हैमिल्टोनियन को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये एच प्राइम या जो हैमिल्टोनियन ये ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर ही है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जो पहली टर्म है ये कौन सी टर्म है कि सिर्फ ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद जो दूसरी टर्म है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस। और जो तीसरी टर्म है ये मतलब इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव पोटेंशियल है। अच्छा, अब इसमें से दो टर्म्स हमने एलिमिनेट की हैं। कौन कौन सी टर्म्स जिनके अंदर डायरेक्टली न्यूक्लियस इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, अब इनमें से कौन सी है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, वो हमने एलिमिनेट कर दी है, प्लस काइनेटिक उनकी जो रिपल्सिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस, ये दोनों टर्म्स हमने इन्वॉल्व कर दी हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन शामिल था। जिस टर्म के अंदर भी हमने वो टर्म्स तीनों इंक्लूड कर दी हैं। तो अब हम पूरी की पूरी डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी के अंदर इस इक्वेशन को लेके चलेंगे, या आप यूं कह सकते हैं कि इन्हीं तीन टर्म्स के साथ हमने आगे सारा डील करना है। तो सबसे पहले फिर उसके बाद बोर्न अपने हैमर के बाद आता है वेरिएशनल प्रिंसिपल। अच्छा, वेरिएशनल प्रिंसिपल सिर्फ आपको ये बताता है कि आपने किसी भी सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी को कैलकुलेट करना है, और फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी को कैलकुलेट करके फिर आप पूरे का पूरा सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि हाइड्रोजन, जिस तरह हाइड्रोजन एटम है उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आपको वो पता है तो फिर आप उसके फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेकंड की कर सकते हैं, थर्ड की कर सकते हैं, फोर्थ की कर सकते हैं, बशर्तिया कि आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी का पता होना चाहिए। अब जो वेरिएशनल प्रिंसिपल है ये बेसिकली आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इट स्टेट्स दैट द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय द वेव फंक्शन दैट प्रोड्यूसेस द लोएस्ट एनर्जी व्हेन एक्टेड ऑन बाय द हैमिल्टोनियन। अच्छा, इट स्टेट्स दैट द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन का मतलब ग्राउंड स्टेट। अच्छा, अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन चाहिए, और वो किस तरह से हमें मिलेगा उसका भी हम पता करते हैं। is obtained by the wave function that produces the lowest energy। ठीक है जी, कि हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन का पता होना चाहिए। तो अब वो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन किस तरह हमें पता चलेगा वो हम गेस करेंगे। ठीक है, उसको उसके बारे में मैंने लिखा ट्रायल वेव फंक्शन, मतलब हम तुक्का मारेंगे, हिट एंड ट्रायल बेसिस हम करेंगे, इसका मेथड यूज करेंगे, मतलब जिसे उर्दू में कहते हैं तुक्का मारना। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन है, इसके ऊपर हमने ये वेव फंक्शन अप्लाई किया है, ट्रायल वेव फंक्शन। अच्छा, अब ये ट्रायल वेव फंक्शन हैमिल्टोनियन पे एक्ट कर रहा है, मतलब ये मतलब हैमिल्टोनियन पे एक्ट करने का ना ये मेथड होता है, इस तरह से हम करते हैं, इस तरफ से भी इसको अप्लाई करते हैं, इस तरफ से भी। और ये जो आपको टर्म है ये एनर्जी क्रिएट करके देती है। अच्छा, अब सबसे आपने देखना है कि कौन सा वेव फंक्शन हैमिल्टोनियन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो एनर्जी आती है वो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शंस थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, इस बात को बस आपने जरा ध्यान से देख लेना, इसके बारे में आप थोड़ा सा वैसे भी पढ़ लीजिएगा कि वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या चीज है। और यहाँ पे मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि ट्रायल वेव फंक्शन कोई भी आपने चूज करना है, इसको जो हैमिल्टोनियन है मतलब उस पे आपने एक्ट करवाना है। अब आपके पास क्या आएगा, जाहिर बात है इसके इस हैमिल्टोनियन के करस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जी आ जाएगी, और वो एनर्जी कौन सी होगी, ट्रायल वेव फंक्शन वाली एनर्जी। अब इसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअल ग्राउंड स्टेट वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, द ट्रायल वेव एनर्जी ऑफ मतलब ट्रायल एनर्जी शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन द एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो अब सवाल ये है कि हम एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी का हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ये हम एक्सपेरिमेंट से पता करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है बहुत बात, जिस तरह हाइड्रोजन के केस में होती है कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसका हमें पता होता है। और फिर हम देखते हैं कि जो ट्रायल एनर्जी आई है वो एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी से थोड़ी सी बड़ी आनी चाहिए। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो ये वाला वेव फंक्शन है ये मतलब इसी एनर्जी का वेव फंक्शन है। ठीक है, तो फिर इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है या ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसका हम इस तरह से फार्मूला लिख लेते हैं, जिस तरह ये साई ट्रायल और हैमिल्टोनियन, फिर ये साई ट्रायल इज इक्वल किसके इक्वल है, ई ट्रायल। तो ई नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, जहाँ पे ट्रायल है ये ट्रायल उसकी जगह पे ये नॉट आ जाएगा। तो ये आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू मतलब तो फॉर्मूलिज्म आ जाएगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी का।
आप इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएशनल प्रिंसिपल को। बेसिकली वेरिएशनल प्रिंसिपल ग्राउंड स्टेट वेव मतलब जो किसी भी सिस्टम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है हॉटरी-फॉक मेथड। अब हॉटरी-फॉक मेथड इज बेसिकली फोकस्ड ऑन सिंप्लीफाइड ऑल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस। According to this approximation, the product of all the wave functions can be expressed by one electron wave function so that the problem reduces to one electron Schrödinger problem. अब इसके बाद है वेरिएशनल प्रिंसिपल के बाद अगला है हॉटरी-फॉक मेथड। अब इस मेथड के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास पूरे का पूरा जो सिस्टम मौजूद है, अब जाहिर बात है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे हमारे पास उतनी डायमेंशनल प्रॉब्लम सिस्टम इंक्रीज होता जाएगा, हमारे पास जो सिस्टम है वो बढ़ता जाएगा। तो इस सारे के सारे सिस्टम को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो फिर हम ये करते हैं कि इस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देते हैं एक ऐसे वेव फंक्शन से कि जिसको हम आगे इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये हॉटरी-फॉक मेथड कह ये रहा है कि अगर आप ये देखें कि एक ये आपके पास फंक्शन है, एक ये टर्म है और दूसरी इसी तरह तीसरी टर्म आएगी, फिर इस तरह आपके पास nth टर्म तक ये सिलसिला चलेगा। अब nth का ये मतलब है कि जितनी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उतनी डायमेंशनल प्रॉब्लम चल रहा है। ये फर्स्ट डायमेंशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसी तरह ये nth डायमेंशनल सिस्टम है। अब इसको हम बारी बारी अलग-अलग से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम फिर यूं करते हैं, हम एक ऐसा वेव फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि उस वेव फंक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकें सारे वेव फंक्शंस की फॉर्म में। ठीक है। अब ये देखें ना, ये जो इक्वेशन की ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म मैंने लिखी है, अब ये साई जो है ये मतलब ये सारे का सारा जो कुछ भी आ रहा है ये फंक्शन है साई का। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये टर्म जो है वो इसका फंक्शन थी, ये टर्म इसका फंक्शन थी, ये टर्म इसका फंक्शन थी। तो इसलिए हमने इन सारी टर्म्स को अलग-अलग इंटरप्रेट करने की बजाय हमने एक ही फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसको हम कहते हैं हॉटरी-फॉक मेथड। लेकिन इस सिस्टम के अंदर 2 से 3 फ्लॉज, बड़े मेजर प्रॉब्लम आ रहे थे जिनकी मदद से आगे डीएफटी को फर्दर प्रोसीड करना मुश्किल था। सबसे पहला प्रॉब्लम ये था, the electrons are assumed to be indistinguishable and non-interacting। ये बहुत बड़ा इशू था हॉटरी-फॉक में कि इलेक्ट्रॉन जो थी इंडिस्टिंग्विशेबल है और इनडिस्टिंग्विशेबल है और नॉन इंटरेक्टिंग है। ठीक है। अच्छा, इनडिस्टिंग्विशेबल का क्या मतलब है? डिस्टिंग्विश किसी भी चीज को करना कहते हैं कि मतलब दो चीजों को आपस में सेपरेट करना, उसको कहते हैं डिस्टिंग्विश। इनडिस्टिंग्विश कहते हैं कि जो एक जैसी चीजें हैं, ठीक है, जिनको आइडेंटिफाई या डिफरेंशिएट ना किया जा सके, उनको हम कहते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स। तो अब इलेक्ट्रॉन्स को उसने कह दिया कि ये इनडिस्टिंग्विशेबल है, कि हम इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन उसका मेन इशू क्या था कि यहाँ पे देखें, ये यहाँ मिसाल के तौर पर ये एक वेव फंक्शन है जिसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन की, मतलब ये x1 और x2 दो इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहे हैं। तो अब अगर इन दोनों की जगह को आप रिप्लेस कर दें तो आपके पास जो सिस्टम है वो, इसका मतलब है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। ठीक है। और इस सिस्टम में के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे आप x2 को पहले लिख लें या x1 को पहले लिख लें, डजंट मैटर। लेकिन ये माइनस साइन साथ नहीं आना चाहिए। जो माइनस साइन साथ आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप पहले को दूसरे से और दूसरे को पहले से रिप्लेस नहीं कर सकते। जिस तरह मैथमेटिक्स के अंदर लिखते हैं ना कि वेक्टर की फॉर्म में कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब हम उसके साथ माइनस साइन लगाते हैं तब वो दोनों इक्वल होते हैं। तो इसी तरह ए 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी सिस्टम में मौजूद हैं तो दैट डजंट मीन कि आप पहले इलेक्ट्रॉन को दूसरे से और दूसरे इलेक्ट्रॉन को पहले से रिप्लेस कर सकते हैं। इट मीन्स कि दिस इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है। आप पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से रिप्लेस करेंगे तो फिर आपको माइनस साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे आप ऊपर वाली इक्वेशन में देखिएगा कहीं भी माइनस का साइन इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इसका मतलब है जो इसने इक्वेशन यूज की है वो इनडिस्टिंग्विशेबल इलेक्ट्रॉन्स के लिए की है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद उसने ये भी कहा था इलेक्ट्रॉन्स और नॉन इंटरेक्टिंग, ये भी उसके अंदर फ्लॉ था, हालांकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में उनका रिपल्सिव पोटेंशियल होता है। तीसरा है नॉन एंटीसिमेट्रिक नेचर ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। ये भी एक मेन इशू था कि इलेक्ट्रॉन का नॉन एंटीसिमेट्रिक नेचर, एंटीसिमेट्रिक नेचर कहते हैं और नॉन एंटीसिमेट्रिक नेचर कहते हैं। या अब ये देखें कि पहले को ये एंटीसिमेट्रिक नेचर है इलेक्ट्रॉन्स की,
ठीक है। अब पहले इलेक्ट्रॉन को दूसरे से और दूसरे को पहले से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन का आना लाजमी है, इसको कहते हैं एंटी सिमेट्रिक नेचर। और अगर यहाँ पे प्लस आ जाता है तो फिर इसका मतलब है कि नॉन एंटी सिमेट्रिक नेचर है। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एंटी सिमेट्रिक नेचर रखते हैं। और दूसरा ये है कि वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स नहीं है। तो ये उसकी थ्योरी के फ्लॉस। उसके बाद स्लॉटर डिटर्मिनेंट, ये एक बंदे ने उसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। उसने ये कहा कि बजाय इसके कि हम इलेक्ट्रॉन्स को साई प्राइम मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम इस फॉर्म में लिखें, ठीक है, ये तो सिर्फ ये nth पार्टिकल के लिए, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 के लिए लिया है। हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिखेंगे, वो किसके इक्वल होगा, माइनस साई प्राइम x2 और x1। अच्छा अभी देखेंगे साई, ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मैं सिर्फ कह रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ, इसको हम nth के लिए आगे फर्दर जो होगा वो प्रोसीड करेंगे। अच्छा अब साई प्राइम x1 x2 ये किसके इक्वल है, n साई 1, मतलब ये इसका कांस्टेंट होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं। अब ये मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन के सिस्टम को या वेव फंक्शन को हम एक्सपेंड करते हैं तो साथ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आता है और साथ ये सारे का सारा फैक्टर आता है। ठीक है, अब इस फैक्टर के आने से सिस्टम की एंटी सिमेट्रिक नेचर जो है वो प्रूव हो जाएगी। या हम इलेक्ट्रॉन्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिखेंगे। इसकी लिखने की वजह क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन्स का एंटी सिमेट्रिक नेचर जो है वो डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए कोई फार्मूला बनाना चाहते हैं, और वो ये वाला फार्मूला है कि अब इलेक्ट्रॉन्स की एंटी सिमेट्रिक नेचर जो है उसे इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहें तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन को इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे आप इसको nth डायमेंशनल सिस्टम के लिए भी रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद है डीएफटी, डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी। तो मतलब ये डेंसिटी फंक्शनल से थ्योरी से पहले की बातें थी कुछ, उसके बाद प्रॉपर फिर इसका आगाज हुआ। मतलब इससे पहले की जो सारी की सारी चीज़ें थी उसको हम मैनी बॉडी प्रॉब्लम का ही नाम देंगे, लेकिन अब जो डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी है, ऑफिशियल डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। थॉमस फर्मी मॉडल, तो ये सबसे पहले थॉमस फर्मी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये आइडिया दिया था कि हम वेव फंक्शन की जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम वेव फंक्शन को ही हैमिल्टोनियन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर जो इक्वेशन थी इससे पहले ये वाली, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन है और उससे भी पहले इसी ये वाली इक्वेशन, ठीक है, मतलब H टोटल इज इक्वल टू दिस टर्म इज इक्वल टू एनर्जी और फिर साथ ही वेव फंक्शन एज इट इज। तो अगर हम वेव फंक्शन को ही इस्तेमाल करते हैं हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करने के लिए तो हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम है, हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसकी जगह पे फिर उसने एक आइडिया दिया था कि हम वेव फंक्शन की जगह पे एनर्जी कैलकुलेट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दिस मॉडल स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज ए फंक्शनल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फंक्शनल का जो टर्म वर्ड है ये इसलिए यूज किया जाता है कि अगर कोई फंक्शन का फंक्शन हो तो उसे हम फंक्शनल कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी ऑलरेडी फंक्शन है इस चीज का, पोजीशन का, मतलब आप जो है ये बेसिकली पोजीशन अपनी उसे समझ लें, या इसके जो एक्स वाई जी जो कोऑर्डिनेट्स हैं, डेंसिटी इज फंक्शनल ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स, और फिर एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ डेंसिटी। तो इससे हम कहते हैं कि अगर फंक्शन का फंक्शन हो तो उसे फंक्शनल कहते हैं। The model states that the total energy of the system is a functional of electron density. They propose the following expression for the total energy in terms of electron density. ये उसने थॉमस फर्मी ने एक एनर्जी का मॉडल प्रपोज किया था कि जिसमें एनर्जी इज ए फंक्शनल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या मतलब अब वेव फंक्शन की जगह पे अब आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो उसने एक इक्वेशन बनाई थी ये वाली। ठीक है जी, अब इस इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये वाली तो है, ये तो कांस्टेंट है सारे का सारा, बाकी ये जो है ये डेंसिटी है, और जो ये वाली टर्म है ये जी और ये सारे का सारा ये मतलब कूलम्बिक पोटेंशियल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कूलम्बिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव पोटेंशियल, जिस तरह कूलम्ब लॉ लिखते हैं ना Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यहाँ पे भी देख लें कि वेव फंक्शन की जगह पे डेंसिटी है पहले इलेक्ट्रॉन की, फिर दूसरा जो वेव फंक्शन उसकी जगह पे दूसरे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, और नीचे R मतलब उनका जो डिस्टेंस है दोनों का, और यहाँ पे ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन है।
तो ये इक्वेशन उसने दी थी थॉमस फर्मी ने। अब ये उसके कुछ प्रॉब्लम्स थे। The main problem is the approach was mishandling in kinetic energy terms that lead to make incorrect results। कि इसने जो kinetic energy वाली टर्म्स थी उसको बड़ा मिसहैंडल किया था, जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो हैं ये kinetic energy वाली टर्म में पहली। तो इसके बारे में सॉरी मुझे श्योर नहीं है कि ये काइनेटिक एनर्जी है, ये कौन सी टर्म है, बहरहाल मुझे लग रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। अच्छा, अब उसने काइनेटिक एनर्जी को बड़ा में से हैंडल किया था, जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन हो रहे थे। तो लिहाजा हमने थॉमस फर्मी को फिर ज़्यादा अहमियत नहीं देते। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे यूज़ किया था कोहन ने, और हॉर्नबर्ग ने दो थ्योरम दिए थे और उसने ये कहा था, फॉर एनी सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स द एक्सटर्नल पोटेंशियल and hence the total energy is a unique functional of electron density। अच्छा, अब हॉर्नबर्ग ने अपना एक थ्योरम दिया था। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि जब आपने थ्योरम इस प्रेजेंटेशन के अंदर शामिल करने हैं, डालने हैं, तो आपने इसका जो प्रूफ है वो शामिल नहीं करना। ठीक है। अब ये प्रूफ अगर आपको अच्छे तरीके से इस पे ग्रिप कर सकते हैं तो आप शामिल कर लेंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि अगर कुछ चीज़ पूछ ली जाएगी तो आप इसमें से फंस सकते हैं, तो आप प्रूफ को ये प्रूफ जो इसे शामिल ना करें, आप सिर्फ इसकी स्टेटमेंट लिखें और उसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करें। ठीक है, क्योंकि मेरा जो डीएफटी का काम है, मैंने डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी को इस्तेमाल करना है मुख्तलिफ रिजल्ट्स निकालने के लिए। मेरा ये काम नहीं है कि डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी इवेल्युएट किस तरह से हुई। तो मेरा ख्याल है बहुत से लोगों का काम इसी तरह ही होता है कि वो ये काम कर रहे होते हैं कोई भी मटेरियल साइंस में, कि जो डीएफटी की इवेल्युएशन के पे काम नहीं उनका होता, मतलब उसको उन्होंने इस्तेमाल करना होता है किसी भी कोई भी मटेरियल लेके। मिसाल के तौर पर कोई मटेरियल का बैंड गैप आपने कैलकुलेट करना है, तो आपने इस थ्योरी को इस्तेमाल करके बैंड गैप कैलकुलेट कर लिया, तो अब आपने बैंड गैप से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स आएंगे उनको डिटेल से एक्सप्लेन करने हैं। तो मेरे ख्याल में इस मतलब जो डीएफटी है इसके बहुत सारे जो कुछ प्रूफ्स हैं, थ्योरम्स हैं, उनको एज इट इज यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए डाले थे क्योंकि जब मैंने ये स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाई थी तो उस वक्त मेरे पास अपने रिजल्ट्स नहीं थे। तो अब मेरे पास जो भी मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसके रिजल्ट्स मौजूद हैं, तो अब मैं इसको मजीद शॉर्ट कर दूंगा और प्रूफ को मैं अपने डीएफटी से इंशाल्लाह निकाल दूंगा प्रेजेंटेशन से। तो लिहाजा मैं आप बता देता हूँ आपको इन प्रूफ के बारे में, लेकिन बेहतर ये है कि आप इनको शामिल ना करें अपनी प्रेजेंटेशन में। फॉर एनी सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, अच्छा अब ये कहता है, जो हॉर्नबर्ग ने कहा था कि हम इस तरह करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस्तेमाल करते हैं वेव फंक्शन के तौर पर, और ये बात थॉमस फर्मी ने भी कही थी, लेकिन उसने उसके जो रिजल्ट्स थे वो ठीक नहीं आ रहे थे। लेकिन इससे होगा क्या कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है ना उसका, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों के लिए हमने एक ही डेंसिटी कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब इसने प्रूव ये किया हुआ है कि अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कॉमन कंसीडर करते हैं कि एक भी इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जैक्टली बिल्कुल एक जैसी है या एक ही है, ठीक है, तो फिर हमारे पास रिजल्ट्स किस तरह से आएंगे। अब ये देखेंगे, पहले हैमिल्टोनियन का मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का हैमिल्टोनियन है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का हैमिल्टोनियन है। तो अब ये देखें, पहले हैमिल्टोनियन को जिस वेव फंक्शन पे मैंने एक्टिव करवाया वो एच प्राइम था, और उसके करस्पॉन्डिंग ये एनर्जी, और दोबारा से ये वेव फंक्शन आ गया। एंड H2 जो है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का हैमिल्टोनियन है, और उसके लिए मेरे पास जो वेव फंक्शन था वो ये था H डबल प्राइम। इसको मैंने इंस्पेक्ट करवाया तो मेरे पास ये रिजल्ट्स मिले। अब आपने ये देखना है कि द एक्सटर्नल पोटेंशियल for any system of interacting particle, the external potential and the total energy is a unique functional of electron density। इसका मतलब यह है, यूनिक फंक्शनल का यह मतलब होता है कि एक्सटर्नल पोटेंशियल, हर इलेक्ट्रॉन के एक्सटर्नल पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, यूनिक का ये मतलब है, टोटल एनर्जी इज ए यूनिक फंक्शनल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका ये मतलब है कि जो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सटर्नल पोटेंशियल है, उसकी जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंट है, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंट है, और इसी तरह इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी डिफरेंट होगी। अच्छा, अब E1 इज नॉट इक्वल टू E2। अब ये आपने ये देखना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो सेम नहीं है, ये कंडीशन आपने लगानी है, E1 इज नॉट इक्वल टू E2।
लेट 5 psi prime be treated on H2 as parallel wave function। अभी देखें कि हम अगर हम चाहते हैं कि हम ये देखें कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जैसी है, तो इसका मतलब है कि दोनों के जो वेव फंक्शन है उनको भी एक जैसा होना चाहिए। और अगर दोनों के वेव फंक्शन एक जैसे हैं तो इसका मतलब है कि हम पहले इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को दूसरे पे एक्ट करवा सकते हैं, या दूसरे इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को पहले पे एक्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे उसने ये किया हुआ है कि पहले इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को H2 पे एक्ट करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखेंगे ये वाली टर्म को एज इट इज मैंने लिख लिया, बाकी ये H1 को ऐड और H1 को यहाँ पे एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दें और एक दफ़ा ऐड भी कर दें इसी इक्वेशन के साथ, ठीक है। ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। इसको सिंप्लीफाई करें, कॉमन ले लें यहाँ से 5 और साई ये वाला, ठीक है। आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। अब इसको इस पे एक्ट करवाएंगे तो ये एक्सटर्नल पोटेंशियल बनेगा, इसको इस पे करवाएंगे तो ये एक्सटर्नल पोटेंशियल है। तो इसको दोबारा से अगर हम रीअरेंज करें तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बनती है, इसकी इक्वेशन बनती है ये वाली, ठीक है। मतलब ये वाली जो इक्वेशन है उसका ये हमारे पास आंसर आता है ये वाला। तो अब हम देखें जो ये वाली इक्वेशन है ये किसके बराबर है, ये E1 के बराबर है, ठीक है जी। मतलब साई वन को H1 पे हमने अप्लाई किया तो ये हमारे पास E1 आएगी। तो E2 इज लेस देन E1 प्लस दिस टर्म। अच्छा, अब देखें कि अगर आप यहाँ पे हमने क्या किया है कि साई वन को H2 पे ऑपरेट करवाया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अच्छा, अब आप ये करेंगे साई डबल प्राइम को H1 पे ऑपरेट करवाएंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ये नीचे वाला रिजल्ट। तो अब अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को इसको जमा करें ना तो क्या होगा कि ये देखें कि भी एक्सटर्नल ये वाली टर्म और ये वाली टर्म माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह ये और ये वाली टर्म जो है ये माइनस, ये ऊपर वाली माइनस में, नीचे वाली प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगी। तो अब आप दोनों टर्म्स को ऐड अप करेंगे, मतलब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा E1 प्लस E2 इज ग्रेटर देन E2 प्लस E1, या यूं भी हो सकता है कि E1 प्लस E2 इज लेस देन E2 प्लस E1, वो एक ही बात है। तो अब ये वाली जो स्टेटमेंट है दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो हेंस द टू एक्सटर्नल पोटेंशियल्स कैन नॉट जनरेट द सेम ग्राउंड स्टेट। कि हर इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जो एक्सटर्नल पोटेंशियल होगा वो उसकी मतलब उसका अपना होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एक्सटर्नल पोटेंशियल ये है और दूसरे इलेक्ट्रॉन का एक्सटर्नल पोटेंशियल ये है, ठीक है। कैन नॉट जनरेट द सेम ग्राउंड स्टेट। तो मतलब एक ही ग्राउंड स्टेट को वो जनरेट नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद सो द टोटल एनर्जी कैन बी रिटर्न एज, टोटल एनर्जी का फिर ये फार्मूला बनेगा, जहाँ पे हमने साइल लगाया था ना सिर्फ वहाँ पे आप इस तरह से करें, रो लगा दें, डेंसिटी लगा दें, तो ये टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है, मतलब इलेक्ट्रॉन और उसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और ये भी जो है ये इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सिव पोटेंशियल है ये उसका ऑपरेटर है, ठीक है। बाकी इन जो चीज़ों को आगे डेप्थ में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ये फंक्शनल होहनबर्ग फंक्शनल क्या है और ये किसके इक्वल है, और वैसे होता है ये होहनबर्ग फंक्शनल, ये काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, इन दोनों टर्म्स को मिला के ना हमने एक नया ऑपरेटर बना लिया ये वाला, इसको हम कहते हैं होहनबर्ग फंक्शनल, होहनबर्ग कोहन फंक्शनल, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के इक्वल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के। अच्छा, अब देखें कि वी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है ना ये वाली टर्म, ठीक है, मतलब होहनबर्ग फंक्शनल के अंदर ये वाली टर्म आ रही है। अब जो ये वाली टर्म है ये किसके इक्वल है, ये इस टर्म के इक्वल है, और ये वाली टर्म किसके इक्वल है, मतलब इन दो टर्म्स के इक्वल है कि, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इक्वेशंस को डिराइव करने के बाद आती हैं, आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया है, ठीक है। मतलब आपने प्रॉपर तरीके से होहनबर्ग फंक्शनल को किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्ट करवाया है तो आपके पास ये उसका रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। ये सारे का सारा मैथमेटिकली डिराइव्ड रिजल्ट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये वाली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है ये किसकी इक्वल है, कि उसको हमने डेंसिटी की फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का और दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो पोटेंशियल है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन दोनों का जो पोटेंशियल उन्हें हम इस तरह से बेसिकली हमने लिखा हुआ है। प्लस साथ एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज कोरिलेशन फंक्शनल, ठीक हो गया। बेसिकली सारी बात करने का मकसद ये मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो ये है वी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये वाली चीज़ ये किसके बराबर है, कि मतलब इलेक्ट्रॉन के मतलब दो इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पर आपके पास,
तो पहले इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव पोटेंशियल होगा उसको मैंने इस इक्वेशन से इस फैक्टर से रिप्रेजेंट किया है। प्लस एक और इसका पोटेंशियल आएगा, दो इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में मिलते हैं ना तो उनका रिपल्सिव पोटेंशियल, जाहिर बात है दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों रिपल करेंगे एक दूसरे को, ये तो होगा रिपल्सिव पोटेंशियल जो पहली टर्म में है। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा अजीब सा पोटेंशियल भी आता है जिसको हम एक्सचेंज को रिलेशन पोटेंशियल कहते हैं, और बहुत सारे मतलब डीएफटी के अंदर ये बहुत अहमियत का हामिल है। अगर ये हमें पोटेंशियल मालूम हो जाए ये वाला, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें ये टर्म पता चल जाएगी। जब ये टर्म पता चलेगी तो हमें ये भी मालूम हो जाएगी, मतलब ये यहाँ पुट करेंगे तो हमें होहनबर्ग फंक्शनल का पता चल जाएगा। और फंक्शनल का जब हमें पता चलेगा होहनबर्ग फंक्शनल का, यहाँ इस टर्म को जब डायरेक्ट यहाँ पे पुट करें तो आपके पास ये सारी की सारी एनर्जी ग्राउंड स्टेट आ जाएगी, ग्राउंड स्टेट के अंदर एनर्जी मालूम हो जाएगी। लेकिन सारे का सारा मसला अटका कहाँ पे हुआ, ये एक्सटर्नल एक्सचेंज कोरिलेशन पोटेंशियल का, ठीक है, विच इज मेजर चैलेंज इन डीएफटी। दूसरा थ्योरम ये है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड ग्राउंड स्टेट डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल पोटेंशियल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरिएशनल प्रिंसिपल, कि आपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट डेंसिटी जो है वेरिएशनल प्रिंसिपल के करस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल पोटेंशियल, ये आपने वेरिएशनल प्रिंसिपल से मालूम करनी है, ठीक है। और वेरिएशनल प्रिंसिपल मैंने आपको बता दी कि वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं और क्या होता है वेरिएशनल प्रिंसिपल। और दूसरे थ्योरम की ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। उसके बाद कोहन-शाम इक्वेशंस हैं, और ये कोहन-शाम इक्वेशंस हैं। अच्छा, अब जो कोहन-शाम इक्वेशंस थी, जो पहले होहनबर्ग वाला प्रॉब्लम हमने देखा था, मसला देखा था, उसके अंदर जो होहनबर्ग फंक्शनल था वो एक बड़ा मेजर चैलेंज था, या एक्सचेंज को रिलेशन पोटेंशियल वो इशू था। अब फिर होहनबर्ग और कोहन-शाम, ये केएस जो है ये कोहन-शाम पोटेंशियल को कहते हैं। इन दोनों ने मिलकर अपना एक हैमिल्टोनियन इंट्रोड्यूस करवाया सिस्टम का। इन्होंने ये कहा कि हम कोहन-शाम जो पोटेंशियल है वो ये कंसिडर करते हैं, और वेव फंक्शन हम ये लेंगे, ये वाला, ठीक है। अब ये वेव फंक्शन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स वाला वेव फंक्शन है, तो कोहन-शाम पोटेंशियल को हम इसके ऊपर एक्ट करेंगे तो ये हमारे पास उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आ जाएगी, और साथ ऐसे किस वेव फंक्शन आ जाएगा। तो ये बेसिकली ये कोहन-शाम की वैल्यू अब यहाँ पुट करके इसको इस ऑपरेटर पे अप्लाई करें तो ये आपके पास इक्वेशन ये कुछ इस तरह से बनेगी। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो कोहन-शाम पोटेंशियल है ना, जो ये वाली टर्म है वो इसके इक्वल आती है, और इसके अंदर दोबारा से एक्सचेंज कोरिलेशन वाली टर्म आ जाती है। लेकिन अब इसको ज़रा डील करना ये ज़्यादा आसान है, ठीक है जी। तो ये प्रेजेंटेशन यहाँ तक की थी, तो अब आप इसे देख लें।